हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो क्लास है, इसमें हम आपको जो है थ्योरी बता रहे थे और ये थ्योरी आपके लिए जो है पूरे पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरी होने वाली है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही कोई जो है इतना जो है मेहनत कर रहा है, इतना आपके लिए ही कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके पॉइंट हैं, ये पिलर वगैरह वाला, पिलर इंडिया, सोर्सेस, ये सब पॉइंट हम आपको करवा चुके हैं। किसमें? लास्ट वीडियो में हमने ये वाला पॉइंट आपको करवा दिया था। ठीक है, विधि का शासन भी हमने करवा दिया था, आपका ये नहीं करवाया था प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान क्या होता है इसको देखिए। प्रत्यायोजित विधान जो होता है, इसको भारत में मान्य संवैधानिक है, ये भारत में मान्यता है, संवैधानिक है। ठीक है, इसके जो है इसकी शुरुआत कब हुई? आपका 1833-34 ईस्वी में हुई। यह जो प्रत्यायोजित विधान जो है, अमेरिका में प्रत्यायोजन के सिद्धांत आपके प्रतिबंधित हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसकी मान्यता दी गई है। कहाँ पे मान्यता दी गई है? ऑस्ट्रेलिया में, और प्रतिबंधित आपका अमेरिका में है, लेकिन भारत में आपका इसका संवैधानिक ये मान्य है। जब विधायिका कुछ शक्तियां अपनी कार्यपालिका को दे देता है तो इसे प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। अब कौन कौन सी शक्ति, वो शक्ति क्यों देता है, इसके क्या कारण है, इसको हम देखते हैं। विधायिका अपनी शक्ति क्यों देगी कार्यपालिका को? इसके कारण देखिए, एक तो कार्य का दबाव, मतलब वहाँ पे विधायिका के पास बहुत काम होते हैं, ऐसा नहीं कि काम उसके पास नहीं होते, वो खाली समय में बैठा है, उसके पास बहुत काम होते हैं, इसलिए अपना काम थोड़ा कम करने के लिए भी, काम बांटने के लिए भी हो सकता है, आपात से निपटने के लिए आपका जो है अपनी शक्ति दे देता है। जैसे अभी मान लो यहाँ केदारनाथ, आपका जो है ये अमरनाथ में जो घटना हुई, तो वहाँ पे जो है आपकी जो है आपात घटना हो गई, तो आपात घटना के लिए आपका जो है विधायिका थोड़ा ना आएगी काम करने, वहां पर फिर आपको कार्यपालिका ही वो काम करती है। तो कार्यपालिका को अगर शक्ति होगी तभी वो काम कर पाएगी अपना अच्छे तरीके से। इसलिए जो है आपात से निपटने के लिए विषय वस्तु की तकनीकीपन, ठीक है, जैसे कोई एरिया की चीज़ है, वहाँ पे जो है कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया या फिर और भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो है विधायिका अपना काम करेगी, लेकिन अपने वो टाइम पे करेगी। जैसे सत्र आप लोग जानते हैं कि जो साल में 2 बार होना जो है आवश्यक ही है, तो दो बार अपना सत्र करेगी, उसमें आपकी जो चीज़ों को चर्चा में लाएगी। लेकिन कार्य आपका जो घटना है तो कभी भी घटित हो सकते हैं, तब जो है विधायिका आपकी नहीं आ सकती, इसीलिए आपका कार्यपालिका आती है। तो कार्यपालिका को शक्ति दी जाती है, उसे प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। त्वरितता और लचीलापन, मतलब कोई भी आम व्यक्ति होगा तो आम व्यक्ति जो सीधे जो संसद नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अपने जो है जैसे अपने जो है जिले के डीएम के पास जा सकता है, एसपी के साथ जा सकता है, तो वहाँ पे लचीलापन आ जाता है। ठीक है, स्थानीय विषय, अब मान लो कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे कहीं पे आपकी, जैसे अभी आपका लखीमपुर खीरी में एक घटना हुई थी, आपके जो होम मिनिस्टर, वो आपकी जो है गृह राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, तो इनके लड़के वाली घटना हुई थी, तो मोनू मिश्र की घटना थी। तो उन्हें जो है विपक्ष पक्ष का कहना था कि जो है उन्होंने जो अपनी थार जो है हमारे पक्ष, हमारे किसानों पे चढ़ा दी थी। तो वो घटना जो हुई वो जो है आपकी क्या होती, वो स्थानीय विषय की घटना थी। ठीक है, तो स्थानीय विषय की घटना है, तो वहाँ पे संसद तो नहीं आएगा, भले ही वो राज्य गृह मंत्री हैं, लेकिन उसका जो निपटारा करवाने के लिए आपका जो है विधायक जो है आपकी जो है यहाँ पे कार्यपालिका ही काम करेगी। ठीक है, इसीलिए ये सब आपको शक्ति दी जाती है। और इसके मतलब क्यों शक्ति दी जाती है भी आपके कारण है कि संसद इतना व्यस्त रहता है, आपात स्थिति, लचीलापन प्रयोग, ठीक है, अकाल्पनिक संभावनाएं, जैसे आप कोई भी अभी जैसे गुजरात की बात की जाए तो वहाँ पे अभी कैनाल जो है नहर थी, उसमें जो है पानी छोड़ा गया, उसके बाद जो है वो टूट गई। ठीक है, तो अकाल्पनिक संभावनाएं जो होती हैं उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा ये जो है आपका काम आता, कौन सा? कार्यपालिका। इसलिए कार्यपालिका को शक्ति दी जाती। आपके पास शक्ति होगी तभी आप काम कर पाएंगे, अगर जो आपके पास शक्ति ही नहीं होगी तो काम नहीं कर पाएंगे। ये भी एक अकार्टिक सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आपका क्या आता है? आपका रिट जारी करना। रिट जारी करना एक आपका मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पेपर में आता है और आपके सिलेबस में भी है। रिट कौन जारी करता है? एक आपका सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, एक आपका हाई कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट आपका आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। रिट आपकी 5 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेरण,
प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। ठीक है, परमादेश का ये मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं और ये गवर्नमेंट बॉडी के लिए जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई भी व्यक्ति अगर जो बंदी है तो उसको जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना, उसको जो प्रस्तुत करना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ठीक है, इसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और प्रेरणा में जो है अधीनस्थ न्यायालय को जो है चीजें ये जो है जारी की जाती हैं। प्रतिषेध जो होता है वो लोअर कोर्ट पर रोक लगाना होता है और अधिकार परीक्षा आपका लोक अधिकारी पे जारी किया जाता है। ठीक है, ये आपका जो है रिट हो गई 5। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो है अधिकार क्षेत्र कम होता है हाई कोर्ट से। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कम पावरफुल हो जाता है हाई कोर्ट से, क्योंकि यहाँ पे इसका अधिकार क्षेत्र कम हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के जो आपके वाद हैं, ये वाद देख लिए क्या क्या है। मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया 1978, ये आपका शक्ति पृथक्करण से संबंधित है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी आपका जो है शक्ति पृथक्करण से संबंधित है। और राम जवाया का मामला जो वर्सेस पंजाब राज्य से हुआ, ये भी आपका शक्ति पृथक्करण से संबंधित है। और लोकपाल है, ये आपको हम करवा चुके थे। ठीक है, ये चीजें हम आपको करवा चुके हैं। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, ये भी आपको करवा दिए हैं। लोकपाल एक्ट ये भी आपको करवा दिए हैं। हाँ, ये देखिए, ये हम आपको नहीं करवाए हैं। प्रशासनिक विधि, प्रशासनिक विधि लोक विधि की एक शाखा है, ये आप लोग जानते हैं। प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि में अंतर है। एक लोग कह रहे हैं अंतर है, तो अंतर कौन कह रहा है? प्रोफेसर हॉलैंड और जेनिंग्स कह रहे हैं। और प्रशासनिक विधि एवं संवैधानिक विधि में अंतर नहीं है, ये कौन कह रहा है? प्रोफेसर कीथ और प्रोफेसर वेड कह रहे हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सम्राट को विधि एवं ईश्वर के अधीन होना चाहिए, ऐसा किसने कहा? एडवर्ड कोक ने कहा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, आर्टिकल 245 क्या कहता है? संसद द्वारा विधायी शक्तियां निष्पादित की जा सकती हैं। आर्टिकल 246 कहता है राज्य विधिकाओं के द्वारा जो है आपकी शक्तियां को निष्पादित किया जा सकता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, विधायिका अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन कार्यपालिका को कर सकती है। अभी आपको बताया कि जो है आपका जो है कैसे अपना जो शक्तियों को जो है उसको ट्रांसफर करती है कार्यपालिका को। ठीक है, प्रत्यायोजन की सीमा अवधारणा में संबंधित 2 विचारधारणाएं आपकी होती हैं। अत्यधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन सशर्त विधान के अंतर्गत होता है, तो विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पे विधायिका आप लोग जानते हैं जहाँ पे कानून आपका बनता है। ठीक है, संसद के रूप में अगर जो आप कहें तो कह सकते हैं, लेकिन प्रत्यायोजन जो विधान होता है सशर्त विधान होता है। ठीक है, उसमें आपकी शर्त इंक्लूड होती है। अगर वहाँ पे शर्त इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, तो वो आपका डायरेक्टली प्रत्यायोजन विधान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है उसका जो हस्तक्षेप कौन नहीं करता है? विधायिका हस्तक्षेप नहीं करती। किसके मामले में? आपका प्रत्यायोजन सशर्त विधान के मामले में आपकी विधायिका कोई जो है हस्तक्षेप नहीं करती है। सर सेसिल कर ने जो है प्रत्यायोजित विधान पर प्रक्रियात्मक नियंत्रण पर अधिक बल दिया गया। ठीक है, और उन्होंने 5 बातों की ओर जो है अपनी जो है संकेत किया है। गार्नर के अनुसार, गार्नर क्या कहते हैं? गार्नर आप जानते हैं विधि शास्त्री थे। इन्होंने बताया कि आधुनिक लोक निगम राष्ट्रीयकरण एंड निजी उद्यम के जो है मध्य समझौता होता है। आर्टिकल 299 आपका क्या कहता है? देखिए, भारत संघ एंड इसके व्यक्ति किसी भी जो है संविधा में भाग लेने की क्षमता रखते हैं। और आर्टिकल 239 का कहता है कोई भी संविधा लिखित रूप से होनी चाहिए, या आपकी जो मतलब कोई भी संविधा लिखित रूप से होनी चाहिए। जैसे आपकी संघ की जो है होनी चाहिए, या फिर राज्य संघ, राज्य आप लोग जानते हैं, संघ मतलब आपका केंद्र सरकार और राज्य मतलब आपका राज्य सरकार। ठीक है, तो इन दोनों का जो है आपका लिखित रूप में अगर संविधा हो रही है तो इनके दोनों में जो है, या फिर अपने और इनके में जो है संविधा आपकी जो होनी चाहिए हमेशा लिखित रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये पॉइंट आपका नहीं हुआ था, ये पॉइंट आपको हमने करवा दिया। अब हम जाते हैं अगले पॉइंट की, और अगला आपका पॉइंट क्या है इसको हम अच्छे से समझते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि आपका यूपीएससी किस आर्टिकल में दिया गया? तो यूपीएससी आपका जो है किस में दिया गया है? आर्टिकल 315 में दिया है। और 311 में क्या दिया गया? ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 311 में क्या दिया गया है इसको देखिए। 311 में ये बताया गया है कि संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का जो है रिमूव किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, या फिर पंक्ति में अवनत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपका आर्टिकल 311 में दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है,
और आपका 323 का में क्या दिया गया, 323 का में इसमें जो प्रशासनिक अधिकरण को बताया गया है, ठीक है। और 323 खा में जो है आपका अन्य विषयों के लिए अधिकरण बताए गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके जो है 323 का और 323 खा, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल हो जाते हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है, हाँ, ये आपका कुछ जो है वाद से रिलेटेड पॉइंट हैं, इनको हम देखते हैं। आपका जो है हरियाणा सरकार वर्सेस विद्यासागर, ये इसमें देखो क्या हुआ, इसमें से ये बताया गया कि आपका जैसे पहले से कोई नियम लागू है तो उसके बाद अगर तो कोई नया नियम आता है, कोई विशिष्ट नियम आता है या अध्यादेश आता है, तो वो दूसरा वाला विशिष्ट अध्यादेश लागू हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है श्रीमती इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। तो इस केस में क्या हुआ, न्यायमूर्ति मैथ्यू ने कहा था कि स्वयं डाइसी ने अपनी पुस्तक के उत्तरवर्ती संस्करण में जो सच्चाई को स्वीकार किया है। अब कौन सी सच्चाई को जो भैया स्वीकार कर लिया है डाइसी जी ने, तो उस सच्चाई को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। विश्व में कोई भी विधि पद्धति ऐसी प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं है जिसमें विवेकाधीन शक्तियां, आपका विवेकाधीन शक्ति देनी चाहिए, को वहाँ पे स्वीकारा नहीं गया हो। मतलब ऐसा भी कोई यहाँ पे चीजें नहीं है जहाँ पे जो है सारी शक्तियां आपको विवेकाधीन पे कर देनी चाहिए, ठीक है। यहीं पे एक जो है आपके होल्डर्स वर्थ कहते हैं कि यदि न्यायाधिकरणों पर न्यायिक निगरानी का अंकुश है तो विशिष्ट न्यायालयों से जो है कोई खतरा नहीं होता, ठीक है। तो मान लो ये आपका यहाँ पे पूछ लिया, मान लो ये आपका एग्जाम में लिख के आ गया और नीचे लिख दिया कि एमसीक्यू में कि ऐसी लाइन किसने बोली है, तो आपको पता होना चाहिए ना, होल्डर्स वर्थ ने बोला है। अगला आपका पॉइंट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ 1994 जो में आपका जो केस हुआ, ये क्या हुआ इसको देखते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि विधि के शासन को लागू करने में विवेकाधिकार की संभावना होती है, ठीक है। कोई भी जो है विधि का शासन है उसको लागू करने में आपका विवेकाधिकार की संभावना होती है। उचित शासन के लिए इनकी सीमा न्यूनतम करनी चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कहीं पे आपको ने विवेकाधिकार लगाया, ठीक है, और उसको जो है ज्यादा मतलब अच्छे से जो है करने के लिए जो है स्टार्टिंग में विवेकाधीन लगा सकते हैं, उसके बाद जो है इसको धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। अगला का पॉइंट है मुख्य बंदोबस्त आयुक्त पंजाब वर्सेस ओम प्रकाश। इनका केस क्या है देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हमारी संवैधानिक पद्धति को सबसे प्रमुख तथा केंद्रीय लक्षण विधि के शासन की परिकल्पना है। अगला पॉइंट गोविंद लाल वर्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कंपनी। इसमें क्या बताया गया कि कभी कभी अधिनियम में भी जो है नियमों का प्रकाशन विहित कर दिया जाता है, यदि प्रकाशन उस तरीके से ना हो तो वो लागू नहीं होंगे, ठीक है, ये बताया गया। अगला का पॉइंट है केस सिद्धार्थ सुखाजी वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कोलकाता। इसमें बताया गया कि विधायिका ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती जो मूल विधि के कानून के निर्माण से संबंधित आपकी होगी। अगला पॉइंट भारत संघ वर्सेस संविदा शर्मा ने बताया कि इस केस में बताया गया कि परिवहन से संबंधित असंप्रभु कार्य, आपके संप्रभु कार्य क्या होते हैं और असंप्रभु कार्य क्या होते हैं, इसको अभी हम बताते हैं। असंप्रभु कार्य के कारण क्षति के लिए सरकार उत्तरदायी होगी, भले ही वह सरकार के संप्रभु विभाग द्वारा ही संपादित किया गया हो। अगला पॉइंट यहाँ पे जो है केस बना कि सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया वर्सेस कामाक्षी बाबा साहेब। इसमें बताया गया कि राज्य का कार्य एक ऐसा कार्य है जो विधि की परवाह किए बिना स्वच्छंद रूप से किया जाता है, ये इसमें बताया गया, ठीक है। आप देखिए आपका जो है संप्रभु कार्य क्या होता है और असंप्रभु कार्य क्या होता है। ये होता है असंप्रभु, ये आपका होगा संप्रभु, ठीक है। ये जैसे मान लो ये गवर्नमेंट है, ये भी आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है। इसने कोई जो है मान लो ये कोई काम करवाना है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये कोई काम है, तो ये जो काम करवाएगी ये गवर्नमेंट जो है अपना काम खुद करती है, मोनोपोली। और ये जो है ये कोई काम है, ये काम करवाएगी, तो यहाँ पे जो है किसी निकाय, समूह, प्राइवेट व्यक्ति, कंपनी, मतलब किसी जो है प्राइवेट के हाथ से जो है ये काम करवाती है, तो वो आपका असंप्रभु हो जाता है, ठीक है। ये संप्रभु आपका हो जाएगा, संप्रभु, ये असंप्रभु, ठीक है, ये आपका अंतर हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट अपना खुद से काम करवाती है, जैसे आपका जो जानते हैं कि आपका ये जैसे आपका जो है
हाँ, इसरो है, DRDO है, ये काम गवर्नमेंट अपना खुद करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका जो है संप्रभु कार्य हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका जैसे रिलायंस पेट्रोल पंप आते हैं तो ये आपका जो है असंप्रभु कार्य होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे देखो चीज़ों की मार्केट करना, आपका जो है इकोनॉमिक्स को बढ़ाना, अपनी जो है अपने भारत का जो है उसके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ये सब चीज़ें जो है आपका कार्य तो है, गवर्नमेंट भी यही चाहती है, लेकिन कार्य वो करवाती किससे है, करती किससे है, तो वो आपका जो है प्राइवेट व्यक्ति या फिर ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं, आ चुके हैं। आपका प्रत्यायोजन विधान क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था, ठीक है। ये वाला भी आपको लास्ट वीडियो में हम करवा चुके हैं। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, अत्यधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन सशर्त विधान के अंतर्गत होता है तो विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। प्रत्यायोजन विधान में विधायिका रोक लगा सकती है, ठीक है। और राज्य का वह कार्य जो संप्रभु राज्य में संप्रभु शक्ति के अंतर्गत आता है वही आपका संप्रभु कार्य होता है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है कि ये आपका यहाँ पे हम करवा चुके हैं, आपका ये चीज़ें हम आपको करवा चुके हैं। अब यहाँ पे लोक निगम क्या है इसको हम देखते हैं। ये भी पॉइंट आपको हम करवा चुके हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये भी हमने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था। लोकायुक्त, ये भी हमने आपको लास्ट वीडियो में करवाया है, आप नहीं किए हैं तो उसको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम यहाँ से आपको करवाते हैं, ये चीज़ें हम आपको नहीं करवाए हैं और ये चीज़ें आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और समझने वाली चीज़ें हैं। और ये अगर जो आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा, चाहे आप थ्योरी की बेस की बात करेंगे चाहे आपका MCQ बेस की बात करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे थ्योरी बहुत ही अच्छी जो है बताई गई है, ठीक है। तो इसको देखिए, विबंधन का सिद्धांत आपका जो होता है ये क्या होता है इसको देखिए। विबंधन का सिद्धांत आपका जो है इसको कहाँ बताया गया है, इसको नंबर 1 पे आप देखिए कि साक्ष्य अधिनियम 115 में वर्णित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका जो है इंडियन एविडेंस लॉ, उसमें जो है आपके जो है 115 में वर्णित है, उसको बताया गया है। परंपरागत विचार से सरकार के विरुद्ध आपके जो है चीज़ें लागू नहीं होती। जैसे कोई परंपरा है और वो जो सरकार के विरुद्ध है तो वो चीज़ें आपकी परंपरा वो लागू नहीं होती, वो विचार आपके लागू नहीं होते हैं। नवीनतम जो है निर्णय में कुछ ऐसे नियम जो है आपके लागू हुए हैं, मतलब कहाँ पे जो है आपके जो परंपरागत विचार लागू हुए उसको हम देखते हैं। असिस्टेंट कमीशन ऑफ कमर्शियल टैक्स वर्सेस धर्मेंद्र इंदिरा कैंप में जो है ये आपका नियम लागू हुआ। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये आपका वाद का नाम लिखेगा और पूछेगा कि ये चीज़ आपका कहाँ लागू हुआ, तो आप बता सकते हैं कि परंपरागत विचार से सरकार के विरुद्ध चीज़ें लागू हुई हैं, ठीक है। MP शुगर्स मिल्स वर्सेस यूपी, इसमें जो है साम्य के आधार पर इसको लागू किया गया है। बसंत कुमार राधाकृष्ण वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बॉम्बे पोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विबंधन का नियम सरकार आपके सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध जो सरकार होती है मतलब जो सरकार होगी, सरकार का मतलब यहाँ पे सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध उन बातों में लागू नहीं होगा जो विधि विरुद्ध हो अथवा प्राधिकार शून्य हो। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय क्या है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे 2 केस, आपका एक केस हुआ रिज वर्सेस वार्डियन। रिज और वर्सेस वार्डियन में क्या हुआ, लॉर्ड आपके जो है रीड थे, उनको देखिए, इन्होंने नैसर्गिक न्याय ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जो परिस्थिति के अनुसार उचित लगे। नैसर्गिक न्याय वो जो परिस्थिति के अनुसार उचित लगे। और लॉर्ड एडवर्टन ने क्या कहा कि स्मरण रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि आदम से जो है पूछा गया, मतलब खुद से पूछा गया क्वेश्चन, आदमी से पूछा गया उसने प्रसिद्धि फल क्यों खाया है, ठीक है। ये आपका जो है ये दूसरा था, स्मरण हुआ, ठीक है। आदम खां वाली कहानी है, वहाँ से पूछा गया था कि उसने फल क्यों खाया, वो चीज़ें, तो वो चीज़ें यहाँ पे कोई जो है इतना वो मैटर नहीं करते, ठीक है। लॉर्ड रीड वाला आपका सही है, ये भी आपका जो है 2 केसेस में चीज़ें हुई थी, रिज वर्सेस बाल्डविन, ठीक है। ये आपका कोई केस नहीं हुआ था, ठीक है, ये आपका केस नहीं है, ठीक है। अगला का पॉइंट है कि लॉर्ड वेगेरी क्या कहते हैं इस बात पे, प्राकृतिक न्याय के नियम ऐसे मौलिक नियम हैं जिनके उल्लंघन से लगता है कि न्याय नहीं किया जा सकता। यहीं पे एक केस हुआ आपका इससे रिलेटेड, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नैसर्गिक न्याय मानवतावादी सिद्धांत है जिसमें
अभिप्राय यह है कि विधि में निष्पक्षता निहित करना होता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे एक आपका केस और हुआ, बनवारी लाल वर्सेस बिहार राज्य। इसमें क्या बताया गया इसको देखिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सशर्त विधान संबंधित आपके यहाँ पर मुख्य एक वाद है। किससे संबंधित? सशर्त विधान संबंधित। तो यहाँ पे वाद वाले आपके जो क्वेश्चन करवाने थे सब यहीं पे हैं। अमेरिका उच्चतम न्यायालय द्वारा सशर्त विधान को मान्यता प्रदान है, ये केस बताया गया। ये किसमें बताया गया कि याकुस बनाम संयुक्त राष्ट्र संघ में ये चीज बताई गई आपको। ठीक है, यतीन्द्र नाथ गुप्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त विधान को अमान्य किया था। ठीक है, प्रोफेसर वेड ने प्रशासनिक विधि में नैसर्गिक न्याय के 2 नियम बताए हैं। वो कौन से 2 नियम हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, नो वन कैन बी जज इन हिज ऑन केस, मतलब कोई भी जो है अपने जो है खुद से केस जज नहीं किया जा सकता। नेमो जज इन केस SVA। ठीक है, अगला का यहाँ पर पॉइंट है, दूसरा क्या है, नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहियर्ड। ठीक है, इसको भी ये चीजें यहाँ पे बताई गई। तो यहाँ पे जो है दोनों ने उनके विचार थे, तो 2 इनके नियम बताए गए। ठीक है, एक क्रेम्पक वर्सेस भारत संघ ने सुप्रीम कोर्ट ने नैसर्गिक न्याय के मामले में तीसरा नियम भी माना है। वो तीसरा नियम क्या है उसको देखते हैं। प्रशासन को सद्भावपूर्ण जो है पक्षपातहीन मनमानेपन से प्रतिकूल युक्तता के साथ कार्य करना चाहिए जब प्रशासन अर्धन्यायिक कार्य कर रहा हो। ठीक है, अर्धन्यायिक आप ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा बहुत। ठीक है, भारत संघ वर्सेस EC का केस आपका हुआ। इसमें बताया गया कि प्रशासन न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त नैसर्गिक न्याय लागू नहीं करेगा। न्याय कार्यों के अतिरिक्त नैसर्गिक न्याय लागू नहीं करेगा। ये आपका पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, आपको जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो एक बार अपने जो है कॉपी पेन लेके बैठा करें और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है, जो हम इम्पोर्टेंट बताएं आप उसको नोट कर लिया करें। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो है टाइम की बचत होगी एग्जाम के टाइम में। कला भारती एडवर्टाइजिंग वर्सेस हेमंत विमलनाथ। ठीक है, इनके केस में बताया गया कि पुनर्निरीक्षण के जो है अंतर्गत मामलों में नैसर्गिक न्याय का पालन करेगा। अगला आपका पॉइंट, लॉर्ड कोक ने डॉक्टर बुनहम के मामले में पक्षपात के विरुद्ध सिद्धांत को बताया है। GS शर्मा वर्सेस लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अर्धन्यायिक कार्रवाई में विवाद निपटारा करने वाला पक्षपातहीन विहीन होना चाहिए, ऐसा वहाँ पे बताया है। पक्षपात के विरुद्ध सिद्धांत की वहाँ पे जो है क्या चर्चा है उसको हम देखते हैं। सशंक्त फ्रैंक कमेटी एंड कमेटी ऑन मिनर्स पावर्स ने इसको की थी। सिद्धांत की चर्चा किसने की? इस कमेटी ने आपकी की थी। रतनलाल शर्मा वर्सेस डॉक्टर हरिराम हायर सेकेंडरी स्कूल, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और यहाँ से आपका पक्का ये केस आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को। पक्षपात के विरुद्ध ये चीजें आपकी हुई। अवनीत या पूर्वाग्रह के विरुद्ध सिद्धांत को आपको बताया गया। ठीक है, आपका पूर्वाग्रह और पश्चाग्रह 2 चीजें होती हैं और उनके दोनों के विरुद्ध आपकी चीजें हो सकती हैं। नेमो डेप्ट एस जट्स इन प्रोप्रिया। ठीक है, ये उसके बारे में बताया गया। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज समझते हैं, जैसे आपकी ये PDF है। ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है, जैसे देखिए आपके जो है 2700 क्वेश्चन की ये एक PDF हम आपको देंगे, जिसमें आपको जो है 5 सब्जेक्ट के जो है क्या होंगे, MCQ होंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरी आपकी होगी जैसे धारा वगैरह है वो आपको इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, और इसमें देखिए आपको क्या मिलेगा, इसमें आप जो है क्वेश्चन को रिवीजन करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, अपना एग्जाम आपने तैयारी कर लिया, आपको बूस्ट करना है कि आपको जो प्रैक्टिस करना है कैसे करें, तो उसके लिए आप ये थ्योरी जो है या फिर जो है PDF जो है MCQ वाले, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें जो है क्या है, इसमें देखिए हर एक सब्जेक्ट का जो है 5 सब्जेक्ट है ना, तो उसमें हर एक टॉपिक से आपको जो है क्वेश्चन आपको जो है डाले गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और भी इसमें देखिए एक सब्जेक्ट में आपको लगभग 500 प्लस क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है, 500 क्वेश्चन में आपके थ्योरी वाले मतलब जैसे आपके 1 लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो और कौन से MCQ क्वेश्चन दोनों मिला के हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपका होता है। और यहाँ पे पिछली बार जो आपके एग्जाम हुआ था जैसे 2nd सेम का, तो उसमें क्या हुआ, जैसे आपके 4 सब्जेक्ट जो थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर आपका जो है 4, पेपर 1 और पेपर 5, मतलब इंटरनेशनल लॉ को छोड़ दिया जाए। इंटरनेशनल लॉ में जो है आपके
पीडीएफ से 25 प्लस क्वेश्चन आए थे और अदर 4 पेपर थे वहाँ पे जो है 52 प्लस क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए अपनी अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है, या फिर अपने को बूस्टअप करना है, आप जो है पीडीएफ यहाँ से ले सकते हैं। आप जो है 7007545536 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज जो है कर दीजिए और वहाँ से जो है आपको डिटेल और भी जो है जितना हो पाएगा हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और अब हम चलते हैं अपने अगले जो है क्वेश्चन पे। पक्षपात आपके 3 तरह का होता है। आपका आर्थिक हो सकता है, आपका जो है पर्सनल हो सकता है, विषय वस्तु संबंधित हो सकता है। तो आर्थिक जो है पक्षपात हुआ उसमें कौन कौन से केस हैं, आपके जो है पर्सनल पक्षपात में कौन कौन से केस हैं, और विषय वस्तु से पक्षपात में कौन कौन से केस हैं, इनको हम देखते हैं। मानक लाल वर्सेस प्रेमचंद आपका आर्थिक पक्षपात का एक केस है। डाइम्स वर्सेस ग्रांड जंक्शन कंट्रोल कंपनी, ये भी आपका जो है आर्थिक पक्षपात का केस है। जीजी भाई वर्सेस सहायक कलेक्टर थाना, ये भी आपका पक्षपात का केस है। और वसलिया दास, ये भी आपका आर्थिक पक्षपात का केस है। आपका पर्सनल केस क्या है, पर्सनल जो है कहाँ पे आपकी जाति हुई है उसमें देखते हैं। एक कैंपस वर्सेस भारत संघ, ये भी आपका पक्षपात हुआ, यहाँ पे पर्सनल पक्षपात हुआ। अशोक यादव वर्सेस हरियाणा, ये भी आपका पर्सनल पक्षपात हुआ। कल्पना रानी वर्सेस बिहार, ये भी आपका पर्सनल पक्षपात। और गुजरात वर्सेस आर.के. मेहता, ये भी आपका पर्सनल पक्षपात हुआ। ठीक है, हम आपको केस करवा रहे हैं, केस आप लोग जानते हैं, याद करने वाली चीजें हैं, रटना ही पड़ेगा वरना केस याद नहीं होंगे। ठीक है, अगर जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो मानते हैं ये चीजें आपकी जो है समझ में नहीं आ रही हो, बहुत ही बोरिंग लग रहा हो, लेकिन पढ़ना तो आपको है ही। ठीक है, गुल्लापल्ली नागेश्वर वर्सेस जो है एपी परिवहन निगम, आपका जो केस हुआ ये विषय वस्तु संबंधी आपका केस था। परीक्षार्थी वर्सेस आंध्र प्रदेश, ये भी आपका जो है वस्तु संबंधी आपका केस था। सुनील वर्सेस पश्चिम, यहाँ पे कुछ पॉइंट है। ठीक है, तो इनका भी केस जो था वो निर्णय आपका संदेहपूर्ण यहाँ पे रहा था, विषय वस्तु से संबंधित आपका केस था। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में गिना जाता है वो आपका है सुनवाई, दूसरे पक्ष को सुनो, उचित सुनवाई। ठीक है, तो इसमें क्या है इसको देखिए, ये आपका जो है अगर जो आप अपना विचार रख रहे हैं कोर्ट में और कोर्ट आपको सुन रहा है, तो जैसे 2 वकील होते हैं, तो सामने वाला जो अगर जो बोल रहा है तो उसको हमें अच्छे से सुनना चाहिए और उसे सुनवाई मतलब वो कोई चीज़ अपनी सुनाए उसको बात कहने का मौका देना चाहिए, यही आपका सिद्धांत होता है। दूसरे पक्ष को सुनो, ठीक है, उचित सुनवाई, ये आपका यही सिद्धांत होता है। इससे रिलेटेड आपका केस है भारत संघ वर्सेस टी.आर. वर्मा। न्यायमूर्ति वेंकट रमन अय्यर ने बताया कि नैसर्गिक न्याय के नियम की आवश्यकता है कि पक्षकार को वह सब कुछ प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए जिस पर विश्वास करता है। कि मतलब जैसे एक वकील साहब हैं ए और एक वकील साहब हैं बी, ये आपका कोर्ट है, तो ए को मान लो कुछ कहना है, इनके पास कोई सामग्री है, ठीक है, इतनी, ये सब कुछ दिखाना चाहते हैं और इस पर विश्वास है कि ये केस जो है जीत जाएंगे, तो बी को जो है मौका देना चाहिए, कहने का जो है इसको समय देना चाहिए कि ये अपनी चीज़ों को यहाँ पे सामने कोर्ट के सामने रख पावे। ठीक है, यही आपका जो है उचित सुनवाई या फिर दूसरे पक्ष को सुने जाने का आपका सिद्धांत होता है। अगला आपका पॉइंट है नेशनल टेक्सटाइल कामगार संघ वर्सेस पी.आर. रामकृष्णन। इस केस में क्या हो, इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट पक्षकार को सुनो नैसर्गिक न्याय का आधारभूत नियम माना था। अगला आपका पॉइंट है उड़ीसा वर्सेस श्रीमती वीणा पांडे। इसमें बताया गया कि सुनवाई का अवसर उन सभी कार्रवाइयों में लागू होगा, ठीक है, और इसी में लॉर्ड रीड से प्रभावित होकर जहां परिणाम दीवानी हो वहां पे सुप्रीम कोर्ट बताया था, जहां पर दीवानी परिणाम आपका होगा वहां पे सब चीज़ों में लागू होगा। ठीक है, अगला आपका केस है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया कि इस नियम का पालन न करने से निर्णय आपका समाप्त हो जाता है। प्रतिपक्षी को सुनो, इसके आवश्यक तत्व क्या है, सूचना दिया जाना और सुनवाई का अवसर आपका पर्याप्त दिया जाना चाहिए, ठीक है, भरपूर टाइम देना चाहिए और सूचना का अधिकार में सूचना दिया जाना चाहिए, मतलब पहले से आपको बताना चाहिए कि हमको ये चीज़ें प्रस्तुत करना है, कोर्ट को बताना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे सूचना आपकी स्पष्ट दी जानी चाहिए। तो उससे रिलेटेड एक आपका केस हुआ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी वर्सेस धवन कुमार। इसमें सूचना आपको स्पष्ट देने से रिलेटेड ये आपका केस है। अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजन एक्ट
आपका 5 सेकंड की सूचना की आवश्यकता, ये जो है चीज़ें हैं वो ये भी आपका चीज़ें और सूचना के अधिकार को बताता है। कुछ अधिनियम में मौखिक सुनवाई का मान्यता दी गई है, ठीक है, कुछ अधिनियम में मौखिक सुनवाई की मान्यता दी गई है। जी नागेश्वर राव वर्सेस एपीएस रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, इसमें जो है जो सुने वही निर्णय करें का उल्लंघन नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है। मतलब आपने जो सुना उसका अगर जो आपने निर्णय कर दिया, हमने झूठ बोला, आपने उसको सही मान लिया और उस पर अगर जो आप निर्णय देते हैं तो नैसर्गिक न्याय का वो उल्लंघन होता है। ये चीज़ यहाँ पे बताएगा कहाँ पे, जी नागेश्वर राव वर्सेस एपीएस रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में। अगला का पॉइंट है नैसर्गिक नियम का कोई अपवाद नहीं है, लेकिन कुछ सुनवाई में अपवाद है। जैसे ये अपवाद क्या है, ये इससे रिलेटेड केस क्या है, देखिए केरल राज्य वर्सेस बोनी कानून, इनका मामला आपका जनहित आवश्यक कार्रवाई के मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन आवश्यक नहीं है, ऐसा बताया गया कि वो आपका पालन सिद्धांत का अपवाद है, ठीक है। ये सुनवाई से के अवसर से रिलेटेड आपका केस है। सुनवाई के अवसर के सिद्धांत के अपवाद क्या हैं, ठीक है, अपवाद होते हैं आपके राबिस्टीन पक्षपात के विरुद्ध नियम उल्लंघन में आपका निर्णय शून्य करनी होगा, ठीक है, ऐसा कैल्सन ने बताया। वेड ने बताया कि आपका वह शून्य होगा, ठीक है। रंजीत कुमार वर्सेस भारत संघ सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि पक्षपात के विरुद्ध नियम उल्लंघन में निर्णय आपका शून्य होगा। मतलब जो निर्णय शून्य होगा, मतलब शून्य किसने बताया था, वेड ने बताया था, वही आपका सुप्रीम कोर्ट ने बताया। किस केस में, रंजीत ठाकुर वर्सेस भारत संघ में। तर्क सहित या फिर कारण जानने का अधिकार भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वर्सेस एस के शर्मा के केस में इस चीज़ को बताया गया और निर्णय का आधार आपका जो होना चाहिए वो कारण सहित होना चाहिए। जानने का अधिकार आपका कोर्ट का आपका निर्णय जो है न्यायिक, अर्धन्यायिक या फिर प्रशासनिक की हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे जो है अगले पॉइंट में हम देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट होने वाला है। इंग्लैंड की जो है न्यायाधिकरण जांच 1958 की धारा 21 एंड अमेरिका में प्रशासकीय प्रक्रिया अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 6 में ये चीज़ें आपकी बताई गई। किसमें, फ्रैंक समिति में। उसके जो निर्णय के जो है साथ कारण का आधार बताना चाहिए, ऐसा दोनों जगह पे यहाँ पे बताया गया, ठीक है। कारण जानने का अधिकार भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। कारण जानने का अधिकार भारत में संवैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त है। जैसे आपको आर्टिकल 20 आपको क्या कहता है, आप कोर्ट में जाते हैं और उधर से वकील आपको कुछ पूछता है, आपसे जो जज साहब कुछ पूछते हैं, या फिर आपसे वहाँ पे मान लो कोई पुलिस ने भी कुछ पूछा, तो आप जैसे यहाँ पे आपको कोई चीज़ है, आप उसको सच जानते हैं और वो सच या फिर जो झूठ जानते हैं, वो सच या झूठ आपको वहाँ पे बचा सकता है, ठीक है। मान लो वहाँ पे अगर जो आप सच बोलेंगे तो क्या होगा, आपको वहाँ पे सजा हो जाएगी। तो सबसे अच्छी चीज़ है वहाँ पे आप जो शांत रहेंगे, शांत रहने का आपको अधिकार है, आप वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसको आर्टिकल 20 में बताया गया है। ये आर्टिकल 20 आपका होता है कि आपको मान लो आपका कोई सच या आपका कोई झूठ कोर्ट में आपको जो है सजा जो दिला सकता है, तो आप वहाँ पे कुछ बोले ही ना, सबसे अच्छी चीज़ है। ये आपको आर्टिकल 20 में बताया गया। हरिनगर शुगर मिल वर्सेस श्याम सुंदर 1962 में केस हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अधिकरण वहां भी निर्णय का कारण देने के लिए बाध्य है जहां निर्णय की प्रकृति आपकी गोपनीय है। रिट प्रलेख 1773 के विनियम अधिनियम द्वारा जारी होना शुरू हुआ। रिट प्रलेख आपका 1773 के विनियम द्वारा जारी करना हुआ, ठीक है। इस अधिकरण द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता प्रेसिडेंस आपका जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, मद्रास में और फिर बम्बई में 1774 में। 1861 इंडियन हाईकोर्ट अधिनियम रिट जारी करने की शक्ति इसको प्रदान की गई। परमादेश रिट लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है और अधिन्यायिक कृत्य वाले के जो विरुद्ध जारी की जाती है। महंगाई भत्ता निर्गत करने के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। आपका जनहित याचिका क्या है, ठीक है। जनहित याचिका यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और आपके दैनिक लाइफ के लिए जनहित याचिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोमन विधि से इसे लिया गया है, ठीक है। एक्टिव पॉपुलस एक आपका जो होता है लोकवाद होता है, उससे इसका जो है
आपका रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वहाँ से इसके शब्द से बनाया गया है। भारत में इसको पीएन भगवती ने जन्म दिया। किसने? जनहित याचिका को पीएन भगवती ने जन्म दिया। और यहीं से आपको क्वेश्चन बनेगा कि जनहित याचिका के जो है भारत में जनक कौन है, तो आपके पीएन भगवती हो जाएंगे। मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल में जो है क्या उस केस में हुआ कि भारत में लोकहितवाद का बीज वी.आर. कृष्ण अय्यर ने डाला, जहाँ पे कोई नाम नहीं दिया, उन्होंने इसका बीज डाला लेकिन इसका जो है उनका नाम नई चीजें आई। ठीक है, वी.आर. कृष्ण अय्यर ने इसका बीज डाला। ठीक है, केस उसमें लोकहितवाद शब्दावली का प्रयोग जो है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार वर्सेस भारत संघ के साथ में हुआ। ठीक है, लोकहितवाद शब्दावली का प्रयोग कहाँ हुआ? आपका फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार वर्सेस भारत संघ के केस में आपका लोकहितवाद शब्द का प्रयोग किया गया। संजीव भटनागर वर्सेस भारत संघ में क्या हुआ? जनहितवाद में जो है सिंध हटाने की मांग राष्ट्रगान से की गई। ठीक है, मतलब जो आपका जो है राष्ट्रगान से जो सिंध है उसको हटाने की मांग की गई थी। किसमें? संजीव भटनागर वर्सेस भारत संघ में। ठीक है, और ये किस पे किया गया था? ये जनहितवाद में जो है सिंध जो जनहितवाद जो है दायर किया गया था, उसमें सिंध हटाने की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जो है जज थे, उन्होंने आर.सी. लाहोटी एंड बाला सुब्रमण्यम राष्ट्रीय गान हमारे जो है राष्ट्रीय सम्मान एंड संस्कृत का परिचय है, ये किसी राज्य या क्षेत्र के विरोध का इंगित नहीं करता है, इसलिए इसको नहीं हटाया जा सकता है। सुप्रीम आपका जो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 136 क्या है? ठीक है, आर्टिकल आपका जो आर्टिकल 136 क्या है इसको देखिए। सुप्रीम जो है सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक कार्यों पर निर्णय रखता है। ठीक है, और आपका 226 और 227 क्या है? उच्च न्यायालय आपका निर्णय रखता है। आर्टिकल 300 क्या है? न्यायालय द्वारा सामूहिक उपचारों द्वारा नियंत्रण रखता है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर पॉइंट लोकायुक्त या सदस्य बनने के लिए आपको 5 साल या फिर अधिकतम 70 वर्ष चाहिए होता है। इसका गठन आपका अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष का राज्य का मुख्यमंत्री होता है, और ये आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, लोकायुक्त संबंधी ये आपको हम बता चुके हैं, ये भी हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, ये भी आपको बता चुके हैं, ये भी आपको बताए हैं, ये भी बता चुके हैं, ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे जितना आपको करवाना था इतना हम आपको करवा चुके हैं। तो ये आप जो है आपको ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं, और उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, और यहाँ पे सबसे चीज़ें आपको देखने वाली बात ये होगी कि आपको जो एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम पेपर में जो है दो, आप जानते हैं कि कैसे होगा, आपका थ्योरी पेपर होगा, थ्योरी नहीं मतलब एमसीक्यू पेपर होगा। तो एमसीक्यू पेपर तो होगा, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। एमसीक्यू पेपर में आपको जो है क्वेश्चन मिनिमाइज करना आना चाहिए, क्वेश्चन के ऑप्शन जो है मिनिमाइज करना आना चाहिए। आपका कल पेपर है, तो नंबर 1 पे आपको किस पे ध्यान देना है उसको हम देख लीजिए। ठीक है, नंबर 1 पे आपको कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है इसको हम बता रहे हैं। वैसे आप खुद अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आपके जो है 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें मान लो आपकी 75 क्वेश्चन कर रहा है, तो 75 जो है क्वेश्चन अपना जो है पीछे एक आपका रफ पेज होता है। ठीक है, नंबर 1 पे आप पे जो है पेपर देखेंगे, पूरा पेपर 100 नंबर का, 1 से स्टार्ट करेंगे 100 तक जाएंगे। ठीक है, पेपर पे आप टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, पेपर पे आप टिक लगा सकते हैं। 1 से जाएंगे 100 तक जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से 1 से 100 के बीच में आपको जो क्वेश्चन आते हों, जो भी क्वेश्चन आते हों, वो आपको वहाँ पे टिक कर लेने, किस पे? पेपर पे टिक कर लेने। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन टिक किया, मान लो आपने 30 क्वेश्चन टिक कर लिया। अब 30 क्वेश्चन को जो क्या करेंगे, आपने जो है आंसर शीट में जो गोला करेंगे, गोला करो। ठीक है, अब आपके इधर 70 क्वेश्चन बचे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन में से आपको जो है एक मतलब जो बिल्कुल क्लियर था वो तो आपको हो ही गया। अब ऐसे कुछ होंगे जिसमें आपको डबल ऑप्शन लग रहे होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, डबल ऑप्शन वाले में ये आपको काम करना है कि आप जो है डबल ऑप्शन वाले में टिक मतलब जो है एक क्वेश्चन ये होगा कि ऐसे आपका जो डबल है उसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसको टिक कर लेना है। ठीक है, उसको भी ऐसे आप अगर जो दोबारा करेंगे तो उसमें लगभग के आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आप फिर आंसर पे अपना लिख लेंगे। फिर आपका तीसरा जो है क्या करना है, अब आपके कितने बचे क्वेश्चन, आपके 50 क्वेश्चन बचे, ठीक है। तीसरे में आपको मान लो ऐसा लगता है कि 3 क्वेश्चन सही हैं, 1 गलत है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन मिनिमाइज करना, मतलब ऑप्शन मिनिमाइज करना सीखेंगे। ऑप्शन मिनिमाइज करना आप सीखेंगे। वहाँ पे मान लो आपको जो है, जैसे देखिए आपका, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताएगा, जैसे आपका जो है यूके मतलब उत्तराखंड आपका जो है उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, तो ऐसे आपके ऑप्शन हैं 2014, 2012, 2002, 2001, ठीक है। तो आप इतना तो समझदार हैं ही कि 2014 की बातों को आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ें क्या हुई। तो 2014 की बातों को अगर जो पता होगा तो आप जान जाएंगे कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो 2014 को आप कम करिए, फिर 2012 नहीं होगा उसको आप कम करिए, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन आपको कम करने हैं, ऐसे ऑप्शन आपको कम करने हैं। मान लीजिए यहाँ से भी आपके ऑप्शन कम करते करते आपके 10 क्वेश्चन हो गए, ये इसको भी आप जो है आंसर में जो है टिक करिए। अब आपके बचे 15 क्वेश्चन केवल, ठीक। 15 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो क्या करना है, आपको जो है 15 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपने पेपर अपना टिक किया होगा, मान लो 1 से 25 है, फिर जो है 26 से कितना है 50, फिर जो है आपका जो है 51 से 75, फिर जो है आपका ऐसे होता है 76 से 100। जैसे इस वाली लिस्ट में क्या है, जो ऊपर वाली है, इसमें मान लो आपके ज़्यादातर ऑप्शन कितने हैं, ए वाले ऑप्शन हैं। तो 1 से 25 में जो आप टिक करेंगे तो ज़्यादा जो है आप ए वाले पे जो है, मान लो जो आपको नहीं पता उस पर ए वाले टिक करना, ठीक है। वहाँ पे देख लेना कि आपके पेपर में क्या मतलब कौन से ऑप्शन ज़्यादा टिक हुए हैं या फिर कौन से ऑप्शन ज़्यादा सही हैं। तो वहाँ पे जो है ज़्यादातर वही ऑप्शन सही करने की, मान लो आपने 60 क्वेश्चन किए, 60 क्वेश्चन में से होना तो ये चाहिए कि 15 आपका ए होना चाहिए, 15 बी आपके होना चाहिए, और मान लो आपको 25 क्वेश्चन के जो है आंसर ए हैं, तो आपके जो क्वेश्चन बचे हैं उसको भी आप ज़्यादातर ए पे जो है टिक करने की कोशिश करना, ठीक है। आपके ऑप्शन मिनिमाइज करने की भी कोशिश करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और आपके जो है रात में अगर जो पॉसिबल होगा चीज़ें हमको बतानी होगी तो आपका एक वीडियो आएगा और आप पढ़ते रहिए, ठीक है। रात के 11-12 बज सकते हैं, ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। वीडियो नहीं आएगा तब भी आपका ये थ्योरी वाला जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप तैयारी करिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।